इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, आज की शाम हम यहाँ मिसौरी के पेरिस में अपने रेडियो कार्यक्रमों की श्रृंखला की शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें मैं सफलता के उन सिद्धांतों के बारे में बताऊंगा जो मैंने 40 वर्षों से भी अधिक समय के दौरान सीखे और विकसित किए हैं। मुझे आपके शहर में आकर खुशी हुई है और मुझे आशा है कि मैं जो कुछ आपसे कहने जा रहा हूं उसका लाभ आपको मिलेगा। मैं जिस पहले सिद्धांत के विषय में बताने वाला हूं उसका संबंध उद्देश्य की निश्चितता से है। उद्देश्य की निश्चितता सुनने में बहुत बड़ा या कोई कमाल का विषय नहीं लगता, लेकिन देवियों और सज्जनों, इन सारी उपलब्धियों की शुरुआत इसी से होती है जिनके बारे में आप दूसरों को बता सकते हैं। आपको जहां कहीं भी कोई सफल होता मिलेगा, आप पाएंगे कि उस व्यक्ति ने उन चीजों के लिए उद्देश्यों की निश्चितता के सिद्धांत को अपनाया है जिन्हें वो करता है, और उस सिद्धांत का पालन वो सदैव करता है। यही कारण है कि मैंने इन प्रसारणों में इसे पहला स्थान दिया है और इस कारण ही अपने दूसरे प्रसारण में भी इसकी चर्चा करूंगा। अब मैं आपको आपके प्रमुख उद्देश्य के संबंध में पूरी तरह से निश्चित रहने के महत्व के बारे में एक उदाहरण दूंगा। कुछ वर्ष पूर्व प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के तुरंत बाद मैंने अपनी तिजोरी को खोला और उसमें से अपने लिखे प्रमुख निश्चित उद्देश्य को निकाला। मैंने जिस पैराग्राफ में अपनी संभावित आय को उस वर्ष यानी 1919 में लिखा था, उसे देखा तो पाया कि लिखा था प्रतिवर्ष $10,000। मैंने अपनी पेंसिल उठाई और उस संख्या को 1 लाख बना दिया और फिर से उस लिखित शपथ को वापस तिजोरी में रख दिया। मुझे लगा कि मुझे अपना लक्ष्य ऊंचा रखना चाहिए और मुझे नहीं लगता कि 3 हफ्ते से भी अधिक का समय बीता होगा जब टेक्सास से एक व्यक्ति मेरे ऑफिस में आया और उसने मुझसे कहा कि यदि मैं टेक्सास आऊं और हर महीने के 3 हफ्ते उसके लिए बिक्री के दस्तावेजों को लिखने में बिताऊं तो वो मुझे प्रतिवर्ष $1 लाख देगा। उसने जो अनुबंध बनाया उसे मैंने स्वीकार कर लिया, उस पर दस्तखत किए, वहां गया और आखिरकार उसके लिए लगभग $10 मिलियन जुटाए। उसने जो अनुबंध बनाया था, मैं कहना चाहूंगा कि वह बड़ा चालाकी भरा था। इसमें स्पष्ट किया गया था कि जब तक मैं पूरे साल वहां नहीं ठहरूंगा तब तक मुझे पूरा वेतन नहीं मिलेगा। जल्दी ही मैंने देखा कि वो उन पैसों का दुरुपयोग कर रहा था और मैंने उसे FBI के हवाले कर दिया तथा शिकागो लौट आया। हाँ, मैंने उस समय तक का अपना पूरा वेतन भी गंवा दिया। उसके बाद मैंने एक बार फिर अपनी तिजोरी को खोला और अपने निश्चित प्रमुख उद्देश्य को निकाला जिसे मैंने लिखा था और उसे ध्यान से पढ़ा। उसमें लिखा था वर्ष 1919 के दौरान मैं $1 लाख कमाऊंगा। मैंने जैसे ही पढ़ा वैसे ही समझ गया कि इस कथन में क्या चूक हो गई थी। मैं सोच रहा हूं कि इससे पहले कि मैं आपको बताऊं, आप मुझे बताएं कि वह क्या चूक हो गई थी। इसमें कहीं कोई शक नहीं कि मैंने $1 लाख नहीं कमाए, लेकिन इसमें भी शक नहीं कि अगर मैं $10 मिलियन की पूंजी जुटाने में किसी की मदद करूं तो वह मुझे खुशी खुशी $1 लाख नहीं दे देता। इसलिए मैं कहूंगा कि मैंने उसे कमाया, लेकिन मुझे वो मिला नहीं। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि मुझे वह मिला क्यों नहीं। मुझे वो इसलिए नहीं मिला क्योंकि मैंने अपने कथन में 2 महत्वपूर्ण शब्दों को लिखा ही नहीं था। मैंने आपको जो कथन दिया है उसे फिर से पढ़िए और ये देखिए कि आप उन 2 महत्वपूर्ण शब्दों को बता पाते हैं या नहीं। मैं उस कथन को फिर से दोहराता हूं। वर्ष 1919 के दौरान मैं $1 लाख कमाऊंगा। अब बताइए, यह निश्चित है या नहीं? आपको लगता है कि यह निश्चित है? नहीं, 2 शब्द लिखे ही नहीं गए थे। मुझे यह लिखना चाहिए था कि वर्ष 1919 के दौरान मैं $1 लाख कमाऊंगा और प्राप्त करूंगा। क्या आपको लगता है कि अगर मैंने उस तरीके से लिखा होता तो उस धूर्त आदमी पर कोई फर्क पड़ता जो शुरुआत से ही मुझे धोखा देने का इरादा रखता था? क्या आपको लगता है कि मैं जिस पैसे को प्राप्त करने वाला था उसमें कोई फर्क पड़ता? मैं आपसे कहूंगा कि इससे फर्क पड़ता और मैं आपको बताता हूं क्यों। यदि मैंने इस बात पर जोर दिया होता कि मैं जिस पैसे को कमाऊंगा उसे प्राप्त करूंगा, तो मैं उस अनुबंध को जिसे उसने बनाया उसे अपने वकील के पास ले जाता और हम उसे काफी ध्यान से पढ़ते और मेरे वकील ने एक पैराग्राफ बताया होता जिसमें यह लिखा होता कि मुझे वो पैसे हर महीने मिलेंगे क्योंकि मैंने उसे कमाया है। यही फर्क पड़ने वाला था।
अनुबंध और ऐसे ही विभिन्न प्रकार के समझौतों तथा दूसरे लोगों के साथ तरह तरह के संबंधों में शामिल होने वाले अधिकांश लोग इस तरह काम को अनिश्चितता के साथ करते हैं। इसमें कई दिमाग शामिल होने चाहिए। ऐसा इस कारण क्योंकि एक व्यक्ति एक चीज को एक तरीके से समझता है, जबकि दूसरा व्यक्ति उसे एकदम अलग नजरिए से देखता है। हमें अनुबंधों की आवश्यकता होती है क्योंकि दुर्भाग्य से कुछ लोग धोखेबाज होते हैं जिन पर भरोसा नहीं किया जा सकता, या फिर वे सम्मानजनक रास्ते की बजाय आसान रास्ता चुन लेते हैं। खुली छूट वाले रास्ते पर चलने से सारी नदियां और कुछ लोग धूर्त हो जाते हैं। टेक्सास वाले इस आदमी के साथ निश्चित रूप से ऐसी ही बात थी। उद्देश्य की निश्चितता के महत्व को लेकर मैं आपको एक और उदाहरण देना चाहूंगा। लगभग 14 साल पहले यही पेरिस के रहने वाले बिल रॉबिन्सन ने मेरी किताब थिंक एंड ग्रो रिच की एक प्रति खरीदी। उन्होंने उसे पढ़ा और इससे प्रभावित हुए। जब वे उसे पढ़ रहे थे तब उन्होंने खुद से कहा, किसी ना किसी दिन मैं इस आदमी हिल से जरूर मिलूंगा। मैं उससे कहूंगा कि वे यहां पेरिस आए और हमारे लोगों के सामने अपने विचार रखे। अब देखिए देवियों और सज्जनों, किसी ना किसी दिन, ये निश्चित नहीं है। 14 साल बीत गए। वे बिस्तर पर लेटकर सेंट लुई का एक अखबार पढ़ रहे थे, जिसमें उन्होंने मेरा एक विज्ञापन देखा। उसमें यह बताया गया था कि सेंट लुई में मेरी एक वार्ता है। इस बार उन्होंने एक और बयान दिया। वे बिस्तर से उठ खड़े हुए और कहा, मैं सेंट लुई जा रहा हूं, उस व्यक्ति से मिलूंगा और मैं तुरंत उसे यहां लेकर आऊंगा। इसमें कुछ हद तक निश्चितता थी। वे यहां आए और मैं भी अब यहां हूं। वे इसे 14 साल पहले कर चुके होते, बशर्ते जब उस पुस्तक को पढ़ने के बाद उन्होंने कहा होता, मुझे यह संदेश अच्छा लगा, मुझे वह लेखक अच्छा लगा, मैं 1 महीने के भीतर उसे यहां लेकर आऊंगा। यदि उन्होंने अपने इरादों को एक निश्चित समय में बांधा होता तो आप निश्चित रूप से जान लीजिए कि मैं बरसों पहले ही यहां आ गया होता। उद्देश्य की निश्चितता। मैंने गौर किया है कि जो लोग सफल हैं, जैसे मिस्टर एंड्रयू कार्नेगी, हेनरी जे कैसर, हेनरी फोर्ड और थॉमस ए एडिसन, सभी उद्देश्य की निश्चितता के साथ काम करते हैं। सामान्य रूप से कोई भी महान नेता जब अपने नीचे के व्यक्ति से कुछ करने को कहता है तो वो उससे न केवल ये कहता है कि उसे क्या करना है, बल्कि उसे ये भी बताता है कि उसे ऐसा क्यों करना है। और उससे भी महत्वपूर्ण यह है कि वो उसे ये बताता है कि उसे इसे कैसे करना है, तथा सबसे महत्वपूर्ण यह है कि वह सुनिश्चित करता है कि उसने जो कहा उस व्यक्ति ने कर दिया। वह ना नहीं सुनना चाहता। एक महान नेता में ऐसे ही गुण होते हैं। वह ऐसा व्यक्ति होता है जो जानता है कि उसे क्या चाहिए और उस जानकारी को उन लोगों को देता है जो उसके अधीनस्थ है, और उन बातों को समझते हुए उससे प्रभावित हो सके। युद्ध के दौरान मिस्टर कैसर युद्ध के संबंधित विभिन्न प्रकार के कार्यों, उन सैन्य सामग्रियों के निर्माण में व्यस्त थे जिनकी सरकार को सख्त जरूरत थी। जरूरत के समय अपने कारखाने तक कच्चा माल आ जाए, वे इसे सुनिश्चित करना चाहते थे। जैसे कि यदि उन्हें एक बड़ी मात्रा में विशेष प्रकार के इस्पात की जरूरत है तो वे न केवल यूनाइटेड स्टेट्स स्टील कॉरपोरेशन को विशेष प्रकार का इस्पात भिजवाने का ऑर्डर देते थे, बल्कि ये भी कहते थे कि उन्हें वह इस्पात एक निश्चित तारीख पर चाहिए। साथ ही इसे तय समय पर मंगवाने के लिए वे उस इस्पात संयंत्र तक कुछ लोगों को इस निर्देश के साथ भेजते थे कि अगर किसी भी रेल अधिकारी ने इस्पात से भरे डिब्बे को किसी भी कारण से रोकने की जुर्रत की तो उन लोगों को उसे चेतावनी देनी है कि वे ऐसा ना करे, और करे तो वे खाली हाथ कारखाने तक लौटकर ना आए। अगर ऐसा किया तो उनकी नौकरी सलामत नहीं रहेगी। यह भी एकदम निश्चित था। इसका नतीजा ये हुआ कि मिस्टर कैसर ने जहाजों के निर्माण में ऐसा रिकॉर्ड बनाया कि वे दुनिया भर में मशहूर हो गए। इससे पहले उन्होंने कभी जहाजों का निर्माण नहीं किया था, लेकिन वे निश्चितता के सिद्धांत को समझते थे। संयोगवश यदि आप मिस्टर कैसर के बारे में कुछ भी जानते हैं तो आप जानते होंगे कि आज की तारीख में यह उनकी एक असाधारण योग्यता है। यदि वे सफल व्यक्ति हैं तो उनकी सफलता का यह भी एक कारण है। वे जानते थे कि उन्हें क्या करना है, वे उसे करने की योजना बनाते थे और अपनी योजनाओं को लेकर वे एकदम निश्चित रहते थे। यह जो
क्या करना है, कब करना है, कहां करना है, क्यों करना है और कैसे करना है, इन सब को मैं अपना WWWH ये फॉर्मूला कहता हूं। आप सभी श्रोतागण के लिए भी ये कोई बुरा आइडिया नहीं होगा कि आप अपने सीने पर या अपने ड्रेस पर इस WWWH को एक बैच की तरह पहने। ज्यादातर लोग जो इस तरह के बैच को देखते हैं वे समझ नहीं पाते कि इसका मतलब क्या है, लेकिन आप समझ जाएंगे। इससे आप जब भी किसी व्यक्ति को कुछ करने के लिए कहेंगे तो आप उसके विषय में निश्चित रहेंगे। आपको उसे बताना चाहिए कि क्या करना है, कब करना है, कहां करना है, क्यों करना है, कैसे करना है, और फिर आपको उसके पीछे लगे रहना है तथा देखना है कि वह उस काम को कर दे। अब मैं आपको बताता हूं कि एक सफल और एक असफल व्यक्ति के बीच क्या अंतर होता है। आप किसी भी असफल व्यक्ति को ले लीजिए और सामान्य रूप से देखिए कि जब वह निर्देश देता है या अपनी इच्छाओं को व्यक्त करता है तो वह उसे काफी ढुलमुल, ढीले, अनिश्चित तरीके से करता है और उसका नतीजा भी एकदम वैसा ही होता है। एंड्रयू कार्नेगी ने जब मुझे आज से करीब 44 साल पहले व्यक्तिगत उपलब्धि की दुनिया के पहले व्यवहारिक सिद्धांत का लेखक बनने का काम सौंपा था, तो मुझे मिस्टर कार्नेगी के घर पर 3 दिन और रात के लिए रखा गया था। वे पूरे ध्यान से मेरा अध्ययन कर रहे थे और मैं बिल्कुल भी नहीं जानता था कि मुझ पर नजर रखी जा रही है। मुझे उसका मकसद भी पता नहीं था। ये बात मुझे बरसों बाद पता चली कि किसी भी दूसरी बात से ज्यादा वे ये जानना चाहते थे कि मेरे भीतर उन चीजों को लेकर निश्चित रहने का गुण है या नहीं जिन्हें मैं करने का निश्चय करता था। तीसरा दिन समाप्त होने से पहले उन्होंने मुझे अपनी लाइब्रेरी में बुलाया और कहा, हम 3 दिनों से यहां एक सिद्धांत के बारे में बात कर रहे थे जिसकी जरूरत मुझे लगता है कि इस दुनिया को है। एक ऐसा सिद्धांत जो सड़कों पर घूमते सामान्य लोगों को मेरे जैसे सफल लोगों के द्वारा हासिल उस ज्ञान की जानकारी देगा जो हमारे जीवन भर के अनुभव के रूप में है और जिन्हें हमने गलती करने के बाद सीखा है। मैं चाहता हूं कि सरल शब्दों में एक सिद्धांत तैयार किया जाए जिसे सफल लोगों ने सीखा है और उन सभी का लाभ सामान्य लोगों को मिले। इस विषय में मैं तुमसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। फिर उन्होंने मेरे सामने एक प्रश्न को रखा। उन्होंने कहा, यदि मैं तुम्हें इस सिद्धांत का लेखक बनने के लिए कहूं, इस देश के असाधारण लोगों में तुम्हारा परिचय करवाऊं जो तुम्हारा सहयोग करें, और ये ऐसे लोग हैं जिन्हें सफलता में महारत प्राप्त है, तो क्या तुम अपने जीवन के 20 वर्ष शोध करने पर समर्पित करने, इस काम को करने के दौरान अपनी आजीविका स्वयं अर्जित करने के लिए तैयार हो, जिसमें मेरी तरफ से तुम्हें कोई आर्थिक मदद नहीं मिलेगी? हाँ या ना? मुझे लगता है मैं कुछ देर तक बेचैन रहा। ऐसा लगा जैसे घंटे भर तक सोचता रहा। आखिरकार मिस्टर कार्नेगी ने कहा, तो ठीक है। और फिर उन्होंने मुझसे एक प्रश्न और पूछना चाहा। मैं बीच में ही बोल पड़ा। मैंने कहा, हाँ मिस्टर कार्नेगी, मैं न केवल आपके इस काम को स्वीकार करता हूं, बल्कि आप आश्वस्त रह सकते हैं कि मैं इसे पूरा भी करूंगा। उन्होंने कहा, मैं तुमसे इसी बात की उम्मीद करता था। उन्होंने ये भी कहा, मैं चाहता था कि तुम जब ये कहो तो कुछ ऐसा ही हाव भाव तुम्हारे चेहरे पर हो, और मैं तुम्हारी आवाज में जिस स्वर को सुनना चाहता था वही मुझे सुनाई पड़ा। उन्होंने ये काम मुझे सौंपने का मन उसी समय और वही बना लिया, जबकि ये जिम्मेदारी ऐसे कई लोगों को नहीं सौंपी गई, जिसमें से कुछ कॉलेज के प्रोफेसर थे। उन्होंने बताया कि जब उन लोगों के सामने उन्होंने इस सवाल को रखा तो जवाब देने में उन लोगों ने 3 घंटे से लेकर 3 साल तक लगा दिए, और कुछ ने तो जवाब दिया ही नहीं। वे किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश में थे जो निश्चित हो, जो सारी बातें सामने मौजूद रहने पर मन बना सके, ये कह सके कि इस काम को वह करेगा या नहीं करेगा। मैंने जब गोल्डन रूल मैगजीन की शुरुआत की, जो 1918 के युद्ध विराम दिवस पर शुरू हुआ, तो मेरे पास उसके लिए पूंजी नहीं थी। पूरी युद्ध के दौरान मैं अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ जुड़ा था। मैं जिस स्कूल का अध्यक्ष और मालिक था, वो युद्ध के कारण पूरी तरह से नष्ट हो गया था। लेकिन मैं एक गोल्डन रूल मैगजीन प्रकाशित करना चाहता था। यह विचार मेरे मन में कई वर्षों से था। मुझे लगा कि वह वक्त आ गया है जब लोगों को उस तरह की पत्रिका पसंद आएगी। मुझे शुरुआत के लिए बस $1 लाख की जरूरत थी।
यदि मैं किसी बैंक में कर्जा लेने जाता तो इस बात की संभावना थी कि वे गुप्त रूप से कोई बटन दबा देते, 2-4 मुस्टंडे मुझे दबोच लेते और फिर पुलिस के हवाले कर देते, क्योंकि वे ये सोचते थे कि मैं पागल हो गया हूं। मैं निजी स्रोतों से $1 लाख का कर्ज नहीं ले सकता था, क्योंकि मेरे पास गिरवी रखने के लिए कुछ था ही नहीं। इसलिए मैंने उस पैसे का या उसकी जगह किसी वैकल्पिक चीज का इंतजाम करने के लिए एक प्लान तैयार किया और महज 3 दिनों में पैसा मेरे हाथ में आ गया। इससे पहले कि मैंने उस व्यक्ति को संपर्क किया जिसे मैंने इस $1 लाख देने का अवसर दिया, मैं अपने टाइपराइटर पर बैठा और उस पहले संपादकीय को लिखा जिसे मैं उस पत्रिका के पहले पन्ने पर प्रकाशित करना चाहता था। मानो मेरे हाथ में पैसा आ ही गया हो। मैंने संपादकीय का समापन ये कहते हुए किया कि मुझे इस पत्रिका को शुरू करने के लिए कम से कम $1 लाख की जरूरत पड़ेगी। मैं नहीं जानता कि यह पैसा कहां से आएगा, लेकिन मैं एक बात अच्छी तरह जानता हूं कि मैं गोल्डन रूल मैगजीन को इसी साल प्रकाशित और वितरित करूंगा। यह निश्चित है। मैं इस संपादकीय को लेकर शिकागो के दौलतमंद प्रकाशक मिस्टर जॉर्ज बी विलियम्स के पास गया। उन्होंने मुझे लंच पर शिकागो के एथलेटिक क्लब में बुलाया, जिसकी मैंने इजाजत दे दी। मैंने उन्हें उस लंच के लिए $3.85 खर्च करने दिया, जिस लंच को न मैंने खाया न छुआ। इस दौरान मैं बातें कर रहा था, उन्हें इस पत्रिका के बारे में बता रहा था, और जब मुझे लगा कि मैंने उन्हें सारी बातें बता दी हैं जिन्हें वे जानना चाहते थे, तो मैंने इस संपादकीय को निकाला और उनकी तरफ बढ़ा दिया। उन्होंने जब आखिरी लाइन पढ़ी जिसमें मैंने लिखा था कि मैं नहीं जानता कि यह पैसा कहां से आएगा, तो उन्होंने जो कहा वो ये था। उन्होंने कहा, मुझे तुम्हारी सोच अच्छी लगी, तुम अच्छे लगे। मैं तुम्हें काफी समय से पसंद करता हूं और मुझे लगता है कि तुम इस काम को कर सकते हो। तुम अपनी कॉपी ले आओ, मैं पत्रिका को प्रिंट करूंगा। हम उसे न्यूज स्टैंड पर रखेंगे और बेच लेंगे, तथा जब वो बिक जाएगी तो पहले मैं अपना पैसा लूंगा और अगर कुछ बचा तो तुम ले सकते हो। इस तरह देवियों सज्जनों, गोल्डन रूल मैगजीन की शुरुआत हुई और पहले 6 महीने में उसने 5 लाख सर्कुलेशन के आंकड़े को छू लिया। सारे खर्चे निकालकर पहले साल उसने कुल $3,150 का मुनाफा कमाया। बाद में मैं जब बर्नार्ड मैकफेडन की पत्रिका के लिए संपादकीय लिख रहा था, तब मैंने उन्हें इस बारे में बताया। उन्होंने कहा, हिल, मैं तुम्हें लंबे समय से जानता हूं और तुम्हारी योग्यता का काफी सम्मान करता हूं, लेकिन तुम्हारे आंकड़ों के साथ कुछ गड़बड़ है। तुम जब स्कूल में पढ़ते होंगे तब तुम्हारा गणित अच्छा नहीं होगा, क्योंकि मुझे पता चला कि बिना किसी भरोसे के एक राष्ट्रीय पत्रिका शुरू करने के लिए तुम्हें कम से कम $1 मिलियन की जरूरत थी, और उसके बाद भी इस बात की आशंका थी कि इसे खर्च करने के बाद तुम उससे हाथ धो बैठोगे। वैसे मुझे जब पता चला कि मैंने वो कर दिखाया था जिसे किया नहीं जा सकता था, तो लगा जैसे मेरी जान निकल जाएगी। ये तो अच्छा हुआ कि शुरुआत करने से पहले मुझे ये बात मालूम नहीं थी। देवी और सज्जनों, ऐसे कई लोग हैं जो किसी चीज को करना चाहते हैं, लेकिन इस डर से शुरू ही नहीं करते कि वे उसे आगे नहीं ले जा सकेंगे, या फिर शुरू करने से पहले सारी परिस्थितियों के एकदम अनुकूल हो जाने का इंतजार करते हैं। क्या आप जानते हैं कि आप जिस काम को करना चाहते हैं उसकी शुरुआत से पहले आप अगर सारी परिस्थितियों के एकदम अनुकूल हो जाने का इंतजार करते हैं तो बरसों तक आप उसकी शुरुआत ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि परिस्थितियां कभी पूरी तरह अनुकूल नहीं होती। अगर आप किसी काम को हर हाल में करना चाहते हैं तो उससे जुड़ी सारी जानकारी जुटाएं, सारे उपलब्ध साधनों को जुटा लें और उस समय की जैसी भी परिस्थिति है उसी में उसकी शुरुआत कर दे। ये थोड़ा विचित्र लग सकता है, लेकिन इस बात की संभावना है कि आप जब उपलब्ध साधनों का इस्तेमाल कर रहे होते हैं तब कभी कभी आश्चर्यजनक रूप से आपकी मदद के लिए बेहतर साधन रख दिए जाते हैं। मैं सोच रहा हूं कि मेरे रेडियो के आप जैसे श्रोता क्या ये जानने की दिलचस्पी नहीं रखते होंगे कि अगले 5 वर्षों के लिए मेरे उद्देश्य की निश्चितता क्या है? क्या आप उसे जानना चाहेंगे? मैं आपको उसके बारे में बताने जा रहा हूं, क्योंकि आपको मुझे कुछ करते हुए देखने का अवसर मिलेगा। आप इस ऐलान को सुनने वाले हैं। आप कदम दर कदम देखने वाले हैं कि मैं इसे कैसे आगे बढ़ाऊंगा। मैं एक बार फिर से पूरे समय के लिए काम करने वाला हूं, जिसमें मैं अभी अपने जीवन के फुर्सत भरे पलों को समाप्त करूंगा
और फिर से किताबें लिखना और व्याख्यान देना शुरू करूंगा। मेरे इस प्रकार के फैसले के कई कारण हैं। सबसे पहले व्यक्तिगत रूप से कहूं तो मुझे जीवन भर के लिए जितने पैसे की जरूरत है उतने पैसे मेरे पास हैं। हम जिस प्रकार की जीवन शैली को अपनाते हैं उसके लिए पर्याप्त पैसे हैं। सारा अतिरिक्त पैसा दुनिया भर के इस सिद्धांत के प्रचार प्रसार के लिए खर्च किया जाएगा। मैं चाहता हूं कि यह सिद्धांत इस धरती की सभी प्रमुख भाषाओं में प्रकाशित किया जाए और मैं इसे सुनिश्चित करूंगा कि यह काम पूरा हो। पेरिस जैसे शहर में आकर ही मुझे इस सिद्धांत के बारे में ऐसी बातों का पता चला जिन्हें मैं पहले नहीं जानता था, और इससे मुझे एक नई उम्मीद तथा नया हौसला मिला है। इसने मुझे उद्देश्य की निश्चितता पर एक नया दृष्टिकोण दिया है, और वो ये है कि आबादी के सबसे जमीनी स्तर के लोग जो इस तरह के छोटे शहरों में रहते हैं, इस तरह के सिद्धांत को अपने जीवन के आईने में उतारने के लिए बेसब्र है, क्योंकि वैसे भी ये व्यक्तिगत अर्थव्यवस्था का सिद्धांत है। इसे इस प्रकार से तैयार किया गया है कि व्यक्ति अपने वित्तीय मामलों को संतुलित कर सके। यह एक ठोस सिद्धांत है क्योंकि इसे दुनिया के सबसे तेज दिमाग वाले व्यक्तियों ने परखा है, और यह एक ऐसा सिद्धांत है जो व्यक्तिगत वित्त और सांसारिक वस्तुओं से संबंधित है। हम हताशा के युग में, भय के युग में, चिंता के युग में जी रहे हैं। यह लगभग असंभव है कि ऐसे श्रोता और ऐसा कोई व्यक्ति मिले जिसे किसी न किसी तरह की व्यक्तिगत समस्या ना हो और वह जानता हो कि उसे उस समय किस प्रकार दूर किया जा सके। सफलता के इस सिद्धांत का इरादा व्यक्तिगत समस्याओं को दूर करना है। चाहे आप इसका एहसास करें या नहीं, लेकिन आप में से जो भी इस प्रसारण को सुन रहा है वो रोशनी को बिखेरेगा, खुशियां बिखेरेगा और हौसलों को विस्तार देगा। आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आप उन लोगों में और अधिक आत्मविश्वास पैदा करेंगे जो आपके संपर्क में आएंगे। आप में भी उद्देश्य की निश्चितता होगी और शुरुआत के एक बिंदु के रूप में आपके पास अपने सुधार का एक उद्देश्य होगा। देवी और सज्जनों, आज की शाम के लिए बस इतना ही। अगली बार मेरे साथ जुड़िए जब हम इस सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत उद्देश्य की निश्चितता पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे।